सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन लोक सेवा एकेडमी फोरम बाय युवराज एंड अरुण। आई होप कि आपने पहला मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको एमपीएसआई से रिलेटेड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैंने आपके जितने भी सवाल हैं, फॉर एग्जांपल कि क्या ये एग्जाम टफ है, क्या ये एग्जाम 60 दिनों में निकाला जा सकता है, क्या ये एग्जाम के लिए कन्वेंशनल अप्रोच काम करेगी कि नहीं, या सही अप्रोच कौन सी होनी चाहिए, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम उसी वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हम उसी वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। एक बहुत ही फेमस कोट है बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कि अगर आप मुझे एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे का समय देंगे तो उसमें से मैं 4 घंटे का समय उस कुल्हाड़ी को शार्प करने में यूज करूंगा। ये कोट हमको क्या बताता है कि किसी भी काम को करने के पहले आपको प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए। प्लानिंग पे आप जितना समय देंगे उतना ही अच्छा आपका आगे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कहते हैं ना कि रास्ता सही पकड़ो आप। अगर आपने रास्ता सही पकड़ लिया तो कभी ना कभी आपको जीत मिल ही जाएगी। लेकिन रास्ता अगर गलत पकड़ लिया तो आप भटकते रहेंगे। तो यही चीज में मैं आपको हेल्प कराने आया हूँ। और इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी समझेंगे टू क्रैक द एग्जाम। एग्जाम निकालने की ही बात हो रही है, यहाँ पे कुछ भी अटेम्प्ट की कोशिश नहीं हो रही है। एग्जाम निकालेंगे कैसे उसकी ही बात हो रही है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इस देखिए, किसी भी एग्जाम को या किसी भी काम को करने के पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए। आपको अपना लेवल पता होना चाहिए कि वेदर हम एक बिगिनर हैं, क्या यह काम हम पहले कर चुके हैं, और हम किस प्रोफेशन में हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप बिगिनर भी हो सकते हैं और एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, बट फिर आपके साथ दूसरे इश्यूज होंगे। इसी तरीके से फिर हम जो इस वीडियो में मेन जो बात होने वाली है कि वो कौन सी थीम्स हैं या कौन से टॉपिक्स हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, जिसको अगर हम करते हैं तो हम 80% रिजल्ट अपने आसानी से पाए जाएंगे। और ये थीम्स को मैंने पैरेटो प्रिंसिपल पे ही बेस निकाला है। पैरेटो प्रिंसिपल एक मैनेजमेंट का एक ऐसा रूल है जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि मैक्सिमम काम में सिर्फ 20% चीजें ही आपकी मैक्सिमम रिजल्ट्स निकाल देती हैं। और इस प्रिंसिपल से हमें क्या पता चलता है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेस को या अपनी चीजों को या अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करें जिससे हमें सक्सेस मिल सके। तो मैं इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज थीम बताऊंगा जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प करेगी। और उसमें यह भी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कि ये थीम्स हमने एनालिसिस से निकाली है, ना कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। फिर फाइनली मैं आपको एक रिवीजन सीरीज जो हम यूट्यूब पे फ्री में चलाने वाले हैं फॉर वो किसके लिए एलिजिबिलिटी होगी और कौन इसको देखे, किसके लिए सुटेबल होगी, वो भी मैं बताऊंगा। एंड अदर कोर्सेज एज पर द डिफरेंट पर्सन्स की जो जो तैयारी कर रहे हैं एस्पायरेंट्स में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे हम पता करें कि आपका लेवल क्या है और क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बिगनर हो। यहाँ मेरा बिगनर से मतलब है जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं, जो ये फर्स्ट टाइम एग्जाम किसी भी एग्जाम को देने की कोशिश कर रहे हैं और वो पहली बार किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस करेंगे। तो उनके लिए जो मेन चीज है वो है फाउंडेशन बिल्डिंग। उनको अपनी नींव पे ध्यान देना चाहिए, उनको अपनी नींव बनाना चाहिए। इसमें क्या है, इनको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट करना पड़ेगा। अब अगर वो पूरे सिलेबस को पढ़ने चले गए इन डिटेल तो दे नीड टाइम, उनके पास समय की कमी पड़ेगी और उनको समय की जरूरत है। तो इन्हीं थीम्स को जो मैं आज बताने वाला हूं, अगर वो सिस्टमैटिक तरीके से डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे तो उसमें उनकी हेल्प हो जाएगी और वो उसी स्टेज पे आ जाएंगे जिसमें बाकी लोग हैं, और ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलने के चांसेस आ जाते हैं। फिर जो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो है एक्सपीरियंस एस्पायरेंट्स की, जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं बट किसी ना किसी
रॉन्ग अप्रोच के कारण या लक के कारण उनका वो एग्जाम निकल नहीं पा रहा है। तो उनको एक्सपीरियंस है, उनको सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, तो उनको मोर मोर जो कंसर्न है वो है रिवीजन पे। उनको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। थर्ड होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग प्रोफेशनल जैसे आपको पता है कि इसमें कुछ सीटें आपके पुलिस में जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके लिए आरक्षित है। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उनको लेकिन क्या उनके साथ क्या इश्यू है कि उनको जॉब के साथ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ तैयार करना है। तो मेन इश्यू जो उनके साथ है वो है टाइम मैनेजमेंट का। उनको समय के साथ रेस लगानी पड़ रही है। तो अब उनके लिए क्या चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए और फोकस स्टडी कि जितना भी पढ़े, जो हमारे थंबनेल में लिखा है कि जो भी पढ़ो इंपॉर्टेंट पढ़ो। जिस कारण क्या है कि उतनी थीम्स भी पढ़ लोगे ना तो आप एग्जाम क्रैक करने की स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। चलिए अब हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच देखते हैं। एक्चुअली जिस प्रीलिम्स में एग्जाम में हमको 10 सब्जेक्ट्स दिए गए और उन 10 सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पे अलग-अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जिसमें हमें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें आपके ये एकेडमिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि आर्टिकल 108 किस चीज़ के लिए है, प्रेसिडेंट की पावर्स कौन सी होती हैं, तलिया कोटा या तलाई कोटा वॉर कब हुई, ठीक है, तराइन वॉर कब हुई। तो ये चीजें आप जितनी बार रिवाइज कर सकेंगे, जितनी बार एक कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज इसका गेन कर पाएंगे, उतनी ही आप इसमें महारत हासिल कर पाएंगे। जबकि जब दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे कैटेगरी जो सब्जेक्ट्स हैं, वो प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी वगैरह, हिंदी में अगर आप देखें तो आपको शब्द युग्म पता है, आपको पता है कि पर्यायवाची क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएंगे, एमसीक्यूज। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के लगाने पड़ेंगे जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन गेट रिपीटेड। आपने जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस मैथ्स की करेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस की करेंगे, उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। थर्ड जो पार्ट आता है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपका नेशनल भी है, आपका स्टेट का करंट अफेयर भी है और आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी है। इसी में आपके जो एक टॉपिक जैसे छुपा हुआ है जो उन्होंने नहीं दिया है, इकोनॉमिक या इकोनॉमी, वो भी इसी में कंसीडर हो जाएगा। इसके ही थ्रू ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं करंट अफेयर के थ्रू। लेकिन करंट अफेयर का मार्केट में बहुत ज्यादा एक माहौल बना रहता है कि ये बुक पढ़ लो, ये मैगजीन पढ़ लो। देखिए मेरा ये कहना है कि करंट अफेयर ओपन एंडेड चीज है। इसका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। और ना ही, और ये दूसरी सेकंड चीज क्या है, करंट अफेयर कुछ नहीं होता, एप्लीकेशन होता है। करंट अफेयर कुछ नहीं होता, एक एप्लीकेशन है आपके टॉपिक्स की, जो आप पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स की एप्लीकेशन है। तो जिन्होंने अगर बेसिक थ्योरी पढ़ ली है तो वो करंट अफेयर को भी पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर में अपने आप को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो अपने आप को आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इन केस ऑफ रिसोर्सेज, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन से। तो अब हम चलते हैं कि हम डिफरेंट थीम्स देखेंगे और डिफरेंट थीम्स का मैं आपको साथ ही साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस का प्रूफ भी देते जाऊंगा कि ये थीम्स किस हिसाब से आई हैं। चलिए सबसे पहले सब लोगों का फेवरेट पॉलिटी टॉपिक है। तो इसमें अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा टॉपिक है अगर आप लक्ष्मीकांत उठाएं। लेकिन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में भी जो सब टॉपिक्स जो दिए गए हैं उनमें बहुत लिमिटेड चीजों से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उसमें आप अगर पुराने क्वेश्चंस उठाओगे तो पूछेंगे कि कौन सी कमेटी का कौन हेड था। यूनियन कमेटी, बहुत सारी कमिटीज बनी थी, तो यूनियन कमिटीज के हेड कौन थे, इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन से हैं, और कुछ बेसिक फैक्ट्स कि इसमें इलेक्शन कमीशन का कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया। सिमिलरली बहुत बेसिक जाते हैं पॉलिटी में, इस कारण ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में डिवाइड है, शेड्यूल कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल के नंबर बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू भी दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप ये कुछ खास टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाएं तो पार्लियामेंट में हर बार पूछा जाता है कि लोकसभा राज्यसभा की पावर्स में
क्या चेंजेस हैं या कंपैरिजन किया जाता है। राज्यसभा की पावर्स फॉर एग्जांपल 249 आर्टिकल और 312 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जो कि लोकसभा के पास भी नहीं है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्टिकल 279 ए के थ्रू हमने जीएसटी काउंसिल बनाई है, तो उसके बारे में पूछ लें। जॉइंट सिटिंग क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से आपके एग्जीक्यूटिव्स पे क्वेश्चन आते हैं। पंचायती राज तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक हो जाता है फॉर पॉलिटी। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन आया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भाई प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। अगर लेकिन आपने सारे टॉपिक्स पढ़ना चालू कर दिए तो ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं ये आप भूलते जाएंगे। तो इसलिए आपको लिमिटेड और एग्जैक्ट थीम्स पता करनी है। सिंपल क्वेश्चन की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, अगर आप ये भी गलत कर देंगे तो आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं उस एग्जाम में। जैसे आपको ये दिखाया फर्स्ट लाइन में मैंने बताया थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहली बार कब मिले हैं, तो सबको पता है कि 9 दिसंबर। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, तो आपको फंडामेंटल राइट्स में अगर आपको पढ़ना है तो आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड केसेस पढ़ने पड़ेंगे कि कौन से केसेस में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी कहाँ दी है, तो केशवानंद भारती में दी है। राइट टू एजुकेशन के लिए उन्नी कृष्णन एक्ट है। पुट्टुस्वामी केस है फॉर राइट टू प्राइवेसी, है ना। तो अलग अलग केसेस हैं जिनके बारे में आपको सिर्फ पता हो कि ये केसेस इसके लिए है तो भी है। फॉर एग्जांपल एडीआर जो है उस पे बहुत सारे केसेस हैं फॉर रिलेटेड टू इलेक्शन, चाहे वो नोटा हो और या बाकी सब चीजें। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट किस में दिया है, तो डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कब कर सकता है अपने जजमेंट को, तो रिव्यू जुरिस्डिक्शन है आपके पास, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो अनुच्छेद 137 में दिया गया है। फिर मैंने कहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सिर्फ ये कमिटीज जो है 4 से 5 कमिटीज हैं, उनके रिकमेंडेशंस पूछ लेते हैं, उनके फॉर्मेशन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल बलवंत राय कमेटी 1957 में बनी है। फिर 1985 और 86 में आपके क्या है, एलन सिग्मी कमेटी बनी है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करी है। 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनी है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी बेसिक थीम का पढ़ते जाएंगे और उनके बारे में, तो आपके वो क्वेश्चंस जो आने हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हम हर एग्जाम के बाद बोलते हैं अरे यार ये क्वेश्चन आना था, मुझे पता था और ये बनना चाहिए। तो भाई बनना चाहिए तो अभी पढ़ो ना, अभी क्यों छोड़ रहे हो उसको? तो यही चीज हम इस अप्रोच में ला रहे हैं कि वो थीम्स पढ़ो जो आपको पेरेटो प्रिंसिपल की बात हो रही है कि 20% एफर्ट से कैसे 80% रिजल्ट निकाला जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रीलिम्स के किसी भी या वनडे एग्जाम कोई दे रहा है, तो उसने अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं तो वेजिटेशन, वनस्पति, फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, कौन से फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, कौन से एमपी में अगर देखा जाए तो सिंस एमपी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर एमपी एग्जाम्स। कौन से डिस्ट्रिक्ट में कब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मिलेंगे परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज। सिमिलरली नेशनल पार्क्स कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ है डिस्ट्रिक्ट्स में, और पर्टिकुलरली एमपी की तो आपको याद करनी पड़ेंगी, बाय हार्ट करना पड़ेगा इनको। इसी तरीके से अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो फिजियोग्राफी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हिमालय से आएंगे, नदियों से फिक्स्ड क्वेश्चन होता है। जैसे आपके 100 क्वेश्चन है तो आप एक क्वेश्चन लिख के रख दो कि चाहे वो एमपी की रिवर से आएंगे, चाहे ओवरऑल रिवर से आएंगे ही। इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रॉक्स के बारे में पूछा जा सकता है। क्रस्ट, मेंटल, कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसमें, पी वेव्स, एस वेव्स कौन सी होती हैं, अर्थक्वेक क्या होते हैं, वॉल्केनो से क्या कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो और ये सारी चीजें जब हम पढ़ाएंगे तो सब बायलिंगुअल रहेगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में अगर देखें तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कौन कौन से फसलें, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के बारे में आपको देखना पड़ेगी, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, किस फसल में कौन सा स्टेट नंबर 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूंगफली में देखेंगे तो गुजरात होगा, दालों में देखेंगे तो आपका एमपी होगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली यही चीज किसके बारे में पूछी जाती है, आपके खनिज के बारे में, कि कौन से खनिज में हम नंबर 1 है। जैसे हीरा में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सिल्वर में अगर आप जाओगे या चांदी में आप जाओगे तो आपका राजस्थान नंबर 1 है। फिर इसी तरीके से यूरेनियम की खानें कहाँ मिलेंगी, आपको झारखंड में मिलेंगी। तो ये चीजें आपको केजीएफ तो आपको सबको पता ही है कि कोलार, अब तो पिक्चर ही बन गई है तो सबको पता है कि कर्नाटका में कोलार गोल्ड फील्ड्स हैं। इस तरीके से लोकल विंड्स कौन कौन सी होती हैं,
ठीक है, काल बैसाखी किसको बोलते हैं, लू किसको बोलते हैं, इसी तरीके से साइक्लोन्स के अलग अलग नाम है, कहीं पे उसको टाइफून बोलते हैं, कहीं पे हरिकेन बोलते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको थीम बेस्ड ही जाना पड़ेगा उन क्वेश्चंस के पीछे। अभी मैं आपको इनके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखिए, क्लियरली पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में फर्स्ट एक बैलून सफारी कहाँ हुई है। अब ये करंट अफेयर के नाम से पूछा गया है बैलून सफारी कहाँ है, बट ये एक्चुअली क्वेश्चन किसका है, नेशनल पार्क का। सिमिलरली पूछ रहे हैं कि भाई बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, सबको पता है कि बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटका में पाया जाता है। फिर आपका ये पूछ रहे हैं कि फिर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालय की कोर किससे बनी हुई है। फिर एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि ज्योग्राफी के पार्ट में ही आ जाएगा, डिफोरेस्टेशन की बात हो रही है। अगेन वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है। सिमिलरली अगर आप आगे जाइए तो देखिए, टैगा किसको बोलते हैं, टैगा, तुंद्रा, ठीक है, ग्रासलैंड्स हैं, स्टेपीज किसको बोला जाता है। तो ये सब चीजें आपके क्या हो गया, वेजिटेशन से रिलेटेड हो गया। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो कि ऊपर पाए जाते हैं, आप उन ऊपर वाले 60 डिग्री लॉन्ग लैटिट्यूड के ऊपर जो पाए जाते हैं उनको कॉनिफेरस फॉरेस्ट को दूसरा नाम टैगा है। सिमिलरली आपके वेस्टर्न हिमालयस में, अब वेस्टर्न हिमालयस में कौन सी है, टेम्परेट क्लाइमेट है, तो वहां पे जो वेजिटेशन मिलेंगी कौन सी मिलेंगी, वो चीज पे सीधा सीधा सवाल है। रने फॉल्स कहाँ है, तो सिर्फ रिवर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, रिवर्स पे कौन कौन से बांध बने हैं, कौन से बांध के प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से आपके वाटरफॉल हैं उस पे, जलप्रपात बोलते हैं जिसको, तो वो कौन कौन से हैं। तो इस पे थोड़ा सा, और इतने से फैक्ट्स अगर आप पढ़ जाएं तो आपको पता होना चाहिए खास खास रिवर कैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कई एग्जाम दूसरे एग्जाम में देखेंगे कि ताप्ती नदी अब ताप्ती नदी अगर जैसे एमपी की है, तो उसकी नदी के बारे में आपको मैक्सिमम चीजें पता होनी चाहिए कि उसकी लेंथ इंडिया में कितनी है, उसकी लेंथ एमपी में कौन सी है, उस पे कौन से बांध हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है। ये सब चीजें ही हैं जो आपको बेसिक पढ़ना है। तो वही कह रहा हूँ कि अगर आप सोचो कि यार मैं वर्ल्ड की पूरी रिवर्स पढ़ने लगूं, वर्ल्ड के सारे फॉरेस्ट के बारे में पता कर लूं कहाँ पे कौन सा है, तो फिर आप गलत तरीके जाएंगे। जबकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार पहले अगर मेरे को रिवर पढ़नी है, फर्स्टली अगर बाय द वे रिवर पढ़नी ही है, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं, और फर्स्ट अगर मुझे रिवर पढ़नी है तो मैं एमपी रिवर्स पे फोकस करूंगा और एमपी रिवर्स के मैक्सिमम फैक्ट्स पता करूंगा। जब मैं इंडिया के बेसिस पे जाऊंगा तो मैं थोड़ा कम फैक्ट्स पढ़ूंगा, बट इंडिया में भी खास खास रिवर में कि गंगा के ऊपर गए, ब्रह्मपुत्रा, या रिवर सिस्टम पूरा समझ लिया कि इंडस रिवर सिस्टम कैसा है, तो ऐसे आपको जाना पड़ेगा। सिमिलरली आप इसी तरीके से हमने हिस्ट्री के बारे में भी निकाला है कि जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि मौर्यन पीरियड्स में पढ़ना पड़ेगा तो आप अशोका पे ज्यादा फोकस करिए। अगर आप गुप्ता पीरियड में पढ़ रहे हो तो नवरत्न पे फोकस करिए, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, क्योंकि गुप्ता का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, उन्होंने मंदिर बनवाए थे, उन्होंने क्या है, टेम्पल, जो नागरा आर्किटेक्चर है वो इनके उसमें आया था। इन्हीं के टाइम पे सती प्रथा मिलती है तो वो भी उसका सब्सक्रिप्शन सिंस इंस्क्रिप्शन आपके एमपी में मिलता है, तो वो आपको पता पड़ना करेगा कि एरन इंस्क्रिप्शन से उसके बारे में पता चलता है। सिमिलरली चोलास बहुत इंपॉर्टेंट है, और चोला में भी क्या है, आपको संगम लिटरेचर, साउथ के बारे में पढ़ो तो संगम लिटरेचर पढ़ो। दूसरा, चोला के बारे में क्या कर सकते हैं, द्रविड़ कला जो है मंदिर बनाने की, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचें कि दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, अब दिल्ली सल्तनत में अगर आप अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ के खिज्र खान के पीछे पड़ते हैं तो फिर आप गलती करेंगे। आपको यहाँ पे जैसे कुछ ही प्रोमिनेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, फिर इल्तुमिश हो गए, फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, देन बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, और आपका बलबन। तो ये कुछ पांच पांच चार पांच रूलर्स आ जाते हैं, इनके चार पांच काम हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, और उन्हीं से रिलेटेड खास टाइमलाइन देख लो। फिर आर्किटेक्चर देख लो कि किसने क्या बनाया है, कोई मस्जिद बनाया है, किसने कुतुब मीनार किसने बनाया है, तो ये सब चीजें। इसी तरीके से विजयनगर किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, हमारे आर्किटेक्चर के भी पीक पे पहुंचे हम। ये हिंदू रूलर, लास्ट हिंदू रूलर माने जाते हैं एक तरीके से, जो जो इन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया। फिर इसी तरीके से भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि क्या बोलते हैं, कबीर ने कौन सी किताबें लिखी हैं। अपने यहाँ पे आप क्या इसरू के गीत देखेंगे। निमाड़ में आपके संत सिंगाजी हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा।
फिर वॉर्स, ब्रिटेन ने कौन-कौन सी वॉर लड़ी हैं, एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई, कौन से वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हुई, सब्सिडियरी अलायंस किस उस पे आई थी। इन तीनों मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है, इनकी टाइमलाइन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। इसी तरीके से 1857 रिवॉल्यूशन से 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसमें एमपी का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप एमपी की कंट्रीब्यूशन एक मैप बेस भी जा सकते हैं। फिर ट्रांसफर ऑफ पावर जब हुआ, जिसमें आपके अगस्त ऑफर आता है, क्रिप्स मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इनके बारे में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में आया है, कब क्या हुआ। फिर गांधीयन एरा में गांधी जी ने 4 बहुत मेजर मूवमेंट किए। एक असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया। तो उनके बारे में फैक्ट्स आपको अगर पढ़ना ही है आंदोलन, तो सबसे पहले क्या है, इनके फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो इसी के अब आप डिटेल में आपको ये हिंदी में भी है। फिर इसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखाता हूँ। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया है, तो गवर्नर जनरल का हमारे उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल आपको पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली आपके क्या है कि कलहण ने क्या किया था, आपकी कश्मीर की पूरी राज तरंगिणी में क्या दी थी, बुक से लिखा, तो बुक लिखी थी जिसमें पूरा कश्मीर की पूरी हिस्ट्री दी गई है, और वो संस्कृत पोएम है। तो किसने लिखी है, कलहण ने। तो आपको स्कॉलर्स पढ़ने पड़ेंगे, फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए हैं, किताबुल हिंद किसने लिखी है। ठीक है, ये सब किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। कुछ क्वेश्चंस जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड डायरेक्टली आते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो अपनी 3 साइट्स हैं जो एमपी में आती हैं, उनके बारे में तो आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। कब बनी, किसने बनाई, कौन फाउंडर था, किसने ढूंढी, फिर किस ईयर में उसको यूनेस्को साइट का वो मिला। तो ये 4-5, 5-6 लाइन अभी अगर आप लिख लेंगे ना तीनों साइट के बारे में, सांची स्तूप और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन सी साइड कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो ये सब भी आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, वॉर्स का मैंने बोला था, तो सिंपल पूछा है कि मैसूर के साथ कितनी वॉर लड़ी गई, तो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। ये सब आपको बेसिक बेसिक फैक्ट्स पता करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आप एक टाइमलाइन से चले जाएंगे कि भाई मेजर इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं, अगर आप टाइमलाइन ही चेक कर लेंगे ना, तो भी काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1969 1960 में लखनऊ पैक्ट होता है। 1917 में एनी बेसेंट आपकी क्या बन जाती हैं, फर्स्ट कांग्रेस लेडी, वो प्रेसिडेंट बन जाती हैं। 1918 में आपको 1917 में मोंटस्क्यू फॉर्म रिफॉर्म आते हैं। फिर 1919 में जलियांवाला बाग और असहयोग आंदोलन चालू होता है। फिर आपकी स्वराजिस्ट पार्टी 1933 में। बस इतना भी अगर आप टाइमलाइन से चले जाएंगे ना, तो भी आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगे। 1930 से 1932 के बीच में क्या है, आपका गोलमेज सम्मेलन चल रहे हैं, और उसी समय क्या हो जाता है, आपकी पूना पैक्ट आना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक चीज थी कि सेपरेट इलेक्ट्रोड दे देंगे डिप्रेस्ड क्लासेस को। सिमिलरली अगर को मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो मौर्यंस है, और मौर्यंस में भी अगर आपको जाना है तो अशोका है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशंस, मौर्यंस और गुप्ता को पहले ना पढ़ के बाकी चीजों को पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एज दूसरों के मुकाबले में खो रहे हैं, और इनको आपको थॉरली याद करना पड़ेगा। सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब इन्होंने तो साइंस लिख के छोड़ दिया, जबकि उसके 3 पार्ट हैं, आपको पता है, क्योंकि भाई अब 12th पास के लिए तो एग्जाम है ना, ग्रेजुएशन वालों के लिए तो एग्जाम है। तो अगर आप तो साइंस लिख के चले गए, लेकिन उसके 3 पार्ट्स हैं। अगर हम सारी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, तो समय हमको पता है कि कितना समय चाहिए उसके लिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ खास क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं कि भाई सिंपल लॉ ही पूछ लिया कि ये लॉ कौन सा है। न्यूटन्स लॉ वगैरह के एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि बस में जा रहे हैं तो रुक जाएगी तो धक्का लगता है, उसका क्या कारण है, बॉल पकड़ रहे हैं तो हाथ पीछे क्यों करते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इसी तरीके से एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एनर्जी से रिलेटेड कन्वेंशनल, अब तो आपको पता ही है कि पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, सतत विकास की बात हो रही है। तो एनर्जी में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका आ जाएगा कि एमपी में किसकी रैंकिंग कौन सी है, एमपी में सौर ऊर्जा में कौन सी रैंकिंग है, क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी में कौन सी रैंकिंग है। सिमिलरली अगर आप वेव्स में जाएंगे तो यही पूछा जाता है, बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, फिर उनकी एप्लीकेशन, सोनार, रडार। अब इसी में आपके डिफेंस इंस्ट्रूमेंट पूछ लेंगे कि ये वाला रडार किसका क्या है, तो कहीं ना कहीं से एप्लीकेशन। लाइट बहुत
मतलब बहुत ही चाहते हैं इस टॉपिक को ये। लेंस, मिरर, रिफ्लेक्शन वगैरह, ह्यूमन आई के बारे में पूछते हैं, डिफरेंट डिसीज होती हैं, मायोपिया मतलब पास का नहीं देख पाना, दूर का नहीं देख पाना, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फिजन्स, ये सब टॉपिक्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में बहुत रिस्ट्रिक्टेड पढ़ना है आपको, पर्टिकुलरली मेटल्स, नॉन मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टी, और क्या होता है, ठीक है, किस प्रोसेस से निकाला जाता है, जैसे हेमेटाइट ओर से, हेमेटाइट ओर किसकी है, फिर आपका क्या बोलते हैं, आपकी क्या बोलते हैं, लेड की कौन सी ओर है, मरकरी की कौन सी ओर है, तो उनके नाम पूछे जा सकते हैं, उनके फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल कंपाउंड की प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, उनके साइंटिफिक नेम क्या है, उनके फॉर्मूले क्या हैं, और उनकी एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है। एसिड बेस में पीएच पे क्वेश्चन आ सकते हैं, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल पता होना चाहिए आपको। उनकी कौन सा एसिड किस कंपाउंड में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाएगा, टार्ट क्या बोलते हैं, ऑरेंज में कौन सा एसिड है, लेमन में कौन सा एसिड है, तो इस तरीके से उनकी एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाएगा। पॉलीमर्स, बेकेलाइट क्या होता है, और आइसोमराइजेशन क्या होता है, नेचुरल रबर जो है वो कैसा पॉलीमर है, और पॉलीमराइजेशन कैसे बनता है, तो ये आपके खास टॉपिक हैं। इसी तरीके से अगर आप जाएंगे तो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, बहुत ही, पेप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन क्या होता है, कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड देता है, रिलीज करता है। इसी तरीके से विटामिन्स किसने फाइंड किए, कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है। वैक्सीनेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइप की वैक्सीन है, मिशन इंद्रधनुष इसी में आ जाएगा। सेल के बारे में पता करना, डीएनए, आरएनए, सेल से बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जो उसमें स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, गोल्गी बॉडीज क्या होता है। हेल्थ एंड हाइजीन, जब से स्वच्छ भारत मिशन आया है तब से ये फेवरेट टॉपिक हो गया है। इस पे कहीं ना कहीं डेटा भी आ सकता है, इंडियन प्रोग्राम्स कौन कौन से चलाए हैं, वो सब चीजें। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ खास थीमें जो मैंने ये दिखा रहा हूँ आपको, इनको पहले तैयार करना पड़ेगा, फिर लेटर ऑन हम किसी और तरफ मूव करेंगे। तो आपको इसी तरीके से मैं आपके इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये न्यूटन लॉ का एप्लीकेशन है कि अगर हम किसी बॉल को कैच कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा। वेव्स में मीन पोजीशन से अगर मूवमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो सबको पता है, दुनिया को, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये आपके इमेज कहाँ पे किस पॉइंट पे बनेगी, इस सब चीजों के सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं। फोर्सेस पे क्वेश्चन आएगी, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को किसने डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो। फिर केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली मैं बोला ना, केमिकल प्रोसेस, चाहे वो मेटलर्जिकल प्रोसेस हो, चाहे केमिकल प्रोसेस की डिस्टिलेशन से किसको अलग किया जा सकता है। फिर आपके एसिड बेस साल्ट, तो ये तो कि टेमरिंड में कौन सा एसिड होता है। फिर आपका क्या बोलते हैं, ये दोबारा देखिए रिपीट हुआ है कि टेमरिंड ग्रेप्स और मैंगोज में कौन सा वो होता है। फिर बेकेलाइट क्या होता है, प्लास्टिक जो कि रेजिस्ट कर दे फायर, ये पॉलीमर है। ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स की बात हो रही है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोला जाता है, ठीक है। वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू उन्होंने क्या पूछा है, हेल्थ हाइजीन का क्वेश्चन पूछा है। सिमिलरली अगर आप बायोलॉजी में देखो तो सेल एंड जेनेटिक्स उनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि सेल में अगर न्यूक्लियस को छोड़ के जो अराउंड में जितना भी वो वाटर फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए मिला जाता है, इसी में आपके क्रोमोसोम्स मिलेंगे। तो आपको ये बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है, कौन सा क्या बोलते हैं, कोलेसाइस्टोकिनिन, ये कौन सा हार्मोन है और कौन इसको रिलीज करता है, तो आपको एक हार्मोन की टेबल पढ़नी पड़ेगी कौन से, या फिर आप एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बना के पता कर सकते हो कि ये वाला हार्मोन, ये वाला ग्लैंड रिलीज करता है। इसी तरीके से डिसीजेस तो इनके मोस्ट फेवरेट टॉपिक है कि ट्रिप्सोमा किसको बोला जाता है। सिमिलरली आपको क्या, मॉस्किटोज के थ्रू कौन सा होता है, वायरस के थ्रू कौन सा होता है, बैक्टीरियल डिसीज कौन सा होता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की, फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो मृत जीवों पे जीते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। फिर हेल्थ हाइजीन न्यूट्रिशन, इसी साइंस में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो या करंट अफेयर में भी इंक्लूड कर सकते हो। आजकल सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई फर्स्ट एड क्या होता है, कौन से मिनरल्स हैं जो वेट एंड ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, एक हेल्दी पर्सन को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन पे रिलेटेड हो गया। फिर प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए, चीजें चाहिए होती हैं, तो ये हेल्थ हाइजीन न्यूट्रिशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है।
इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन देखें कंप्यूटर सिस्टम, 10 क्वेश्चन आने हैं कंप्यूटर से, 10 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन अगर हम कंप्यूटर का अब फैक्ट पूछने लग गए वो अगर सारे, तो फिर हम कहीं ना कहीं से पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको 10 में से अगर 8 सही करने हैं तो आप इन खास थीम्स को भी पढ़ेंगे तो भी क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंटरनेट में आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा जाता है, बेसिक कंसेप्ट नेटवर्किंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डायरेक्टली वो कमांड्स पूछते हैं कि आपका कौन से कमांड्स यूज होते हैं, फिर टूल्स कौन कौन से हैं, फिर होम पेज पे कौन सा टूल रहता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे भी क्वेश्चन आते हैं, अपडेट अल्टर डिलीट क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, की क्या होता है। इसी तरीके से आपको इन टॉपिक्स को देखना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ प्रीवियस, ये सब ये ईएसबी के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल किसको बोला जाता है, ये साइबर थ्रेट क्या कहलाएगा। तो ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हैं। सिमिलरली एमएस ऑफिस के कमांड्स पूछे गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पूछा गया है कि मेन कंपोनेंट क्या होता है डेस्कटॉप पीसी का। इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर कब आया, तो दिस इज नथिंग बट इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कि पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या है। ये इंटरनेट एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल का क्या है कि जो नेटवर्क प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा नहीं है, तो HTML क्या है, एक वेब लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ प्रोटोकॉल। बाकी सब क्या है, प्रोटोकॉल है। इसी तरीके से इंटरनेट में क्या ट्रिपल पी यूज कर रहे हैं, तो नेटवर्क लेयर प्रोटो एक OSI करके डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। डेटाबेस मैनेजमेंट, प्राइमरी क्या की क्या होता है, सेकेंडरी की क्या होता है, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, अल्टर अपडेट डिलीट। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में पता करना पड़ेगा। सेम चीज कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे HTML आपका वेब पेजेस लिखने के लिए यूज होती हैं, वही फॉर्मूला के बारे में। फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, एब्रीविएशंस बहुत पूछे जाते हैं कि आपका SMPS क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में फुल फॉर्म्स दे सकते हैं, IPO क्या होता है इन कंप्यूटर्स। तो आपको इन फुल फॉर्म्स की एक लिस्ट दी जाएगी जिस और याद कराए जाएंगे कि कैसे कैसे आप फुल फॉर्म्स को याद कर सकते हैं, उनको डिवाइड करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप एलिमिनेशन तो आराम से कर पाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ये अब सेकंड टॉपिक्स हैं, इसमें यही है कि इसमें जो हमारी जो अप्रोच रहेगी वो है कि हम थ्योरी के 2 से 3 वीडियोस देंगे एंड लेटर ऑन आपको हर दिन कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें भी आपको फिक्स थीम्स पता है कि कौन कौन सी चीजों से क्वेश्चन आने चाहिए, वो चीजें मैं जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में देखेंगे तो आप सेंटेंस अरेंजमेंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको सेंटेंस अरेंजमेंट में आ जाएंगे। दूसरा जो उनका फेवरेट टॉपिक है कि वो टेंसेज या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या इनके थ्रू प्रीपोजिशंस, इनके थ्रू आपको क्या करें कि सेंटेंस करेक्शन कराएं या एरर फाइंड करने की कोशिश करें। ESB में तो स्पेलिंग पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि स्पेलिंग बताइए कौन सी करेक्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यार इसमें बार बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे, अगर रिपीट होता है तो फायदा है, नहीं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है कि आप अगर पढ़ लें एक बार और आपको दिख जाए तो भी आप इसके आंसर्स लगा सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही लिमिटेड थ्योरी है, कोई भी आसानी से समझ सकता है इसका कंसेप्ट। उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, प्रैक्टिस बेस्ड है। ज्यादा से ज्यादा आप MCQ लगाइए, ना कि आप किसी के 1 घंटा बैठ के किसी का समझ रहे हैं कि भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, 1 घंटा पहले के समझ रहे हैं कि पैरा जबलिंग कैसे करते हैं। नहीं, आप इन पे क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करिए, ना कि थ्योरी पे। सेम चीज यही है कि शब्द युग में, आपको पता है शब्द युग में क्या होता है। अब उस शब्द युग में आपको ये देखना है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको शब्द युग में याद होंगे। वर्णमाला एक बार पढ़ लो ना यार, कि कंठ से कौन सा निकल रहा है, मुख से कौन सा वर्ड निकल रहा है, जीभ से कौन सा निकल रहा है, तालव्य से कौन सा निकल रहा है। तो इसमें बार बार ऐसा कुछ पढ़ने का नहीं है। लेकिन हाँ, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको डिफरेंट व्यंजन पता चलेंगे, उनके उच्चारण स्थान पता चलेंगे। इसी तरीके से इन्होंने पूछे गए हैं कि ऑथर्स की बुक्स पूछे गई हैं कि धर्मवीर भारती की कौन सी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की कुछ। तो आप ऐसे करोगे अगर कोशिश तो सबके नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। और उसमें भी बहुत लिमिटेड है जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है, जैसे सुमित्रा नंदन पंत बहुत फेमस है और उनके बारे में पूछा जाता ही है। फिर इसी तरीके से लोकोक्ति और मुहावरे, ये आपको बहुत
एज दिलाते हैं। 200-250 आपके मुहावरे और लोकोक्तियां हैं जो मैक्सिमम पेपर्स में रिपीट होते हैं। तो अगर ये 3 या 4 भी आ रहे हैं या 2 या 3 भी आ रहे हैं तो उसमें से 50% रिपीटेबल होती हैं। और दूसरा ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको ये याद रहेंगे। वाक्य शुद्धि या वर्तनी शुद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन थीम्स पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स में अगर आप एनालिटिकल एबिलिटी पे, अगर उन्होंने एनालिटिकल एबिलिटी लिखा है लेकिन वो पूछ कुछ भी सकते हैं, वो आपको सिंप्लीफिकेशन भी पूछने लगेंगे, नंबर सिस्टम भी पूछ सकते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो उनके फेवरेट टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसमें क्या है कि वो एरिया और शेप्स के आपके एरिया बढ़ा देंगे किसी का तो इसके क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा करेंगे उतना ही आपको आसानी होगा। सिंप्लीफिकेशन पूछ लिया जाता है। कई लोग बोलेंगे सर एनालिटिकल एबिलिटी, अब एनालिटिकल में तो भाई एक मैथमेटिक्स की भी एनालिटिक होती एनालिटिक्स करना भी एक एबिलिटी है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप एनालिटिकल एबिलिटी में जैसे आपका बार डायग्राम होता है तो ये रीजनिंग का पार्ट है, बट यहाँ पे ये रीजनिंग होगा। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल बार डायग्राम पूछ लें, फोल्डिंग अनफोल्डिंग पूछ लेते हैं, ग्राफ्स पे क्वेश्चन बेस्ड आ सकते हैं। मिसिंग नंबर और सीरीज तो आप सबको पता है कि ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये हर पेपर में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो इन सब पे आपको क्या है कि अगर आपको स्ट्रेंथ करनी है, अगर आपको जीतना है तो आपको इन सब क्वेश्चन पे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप इन पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप इनमें स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी और आपकी जीत के करीब होंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो है करंट अफेयर और मध्य प्रदेश जीके। तो इनके लिए अप्रोच ये होगी करंट अफेयर की, मेरे हिसाब से आप जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं जो हम बताएंगे आगे, उनके रिलेटेड वीडियोस हम 2 से 3 वीडियो डालेंगे। उनको अगर आप याद कर लेते हैं और उनको रिवाइज कर लेते हैं, उनमें से आया हुआ क्वेश्चन अगर आप गलत नहीं करते हैं तो आप सही हैं। अगर आप बहुत सारे सोर्सेस की तरफ जाएं कि आप ये करंट अफेयर मैगजीन पढ़ लेंगे, कहीं 12 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, कहीं 13 घंटे, भाई याद तो कुछ रहा नहीं ना। और क्वेश्चन आएगा तो आप ही बोलोगे अरे यार ये आया था, ये पढ़ा था। पढ़ा से मतलब नहीं है, उस समय क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए किसी भी हालत में। किसी भी तरीके से क्वेश्चन रिमेम्बर आंसर होना चाहिए कि ये चीज के बारे में इससे रिलेटेड है। तो इसमें जैसे मोस्टली पुरस्कार पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण दिन पूछे जाते हैं कि ओजोन डे कब है, ये कौन सा दिन कहलाता है, कोई नई योजनाएं निकाली गई हैं, स्कीम्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑथर्स एंड बुक्स हैं। खेल से रिलेटेड, अब खेल में लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। भाई सबसे पहले आप ओलंपिक्स पढ़िए, थोड़ा सा बेसिक, फिर उसके बारे में पता करिए कि ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं, कौन सा अभी होने वाला है। सिमिलरली आपके लिए सेकंड है एशियन गेम्स, थर्ड है आपके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स। उसके बाद आप देखो कि अगर एमपी में खेलो इंडिया गेम्स में तो एमपी के बारे में पढ़ना है। इसी तरीके से अगर आप स्पोर्ट्स में प्लेयर्स भी पढ़ रहे हो तो आप एमपी से रिलेटेड प्लेयर्स पढ़िए। एमपी में जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या बोलते हैं, अ, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है वुमेन का, उसमें एमपी के जो प्लेयर हैं उनके बारे में बहुत चल रहा है, तो उनके बारे में पढ़िए। इसी तरीके से एमपी में अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है, अगर आपने रिवर्स पढ़ लिए हैं, रॉक्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सॉइल्स क्या होते हैं, अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर मध्य प्रदेश जीके एक तरीके से मैप का जीके हो जाता है। अगर आपको पता है कि इतनी प्रकार की मिट्टी है, ठीक है, और काली मिट्टी में कपास उगता है, काली मिट्टी में कौन-कौन से उर्वरक पाए जाते हैं, अगर वो आपको पता है तो आप आसानी से सिर्फ एक मैप के थ्रू भी एमपी का सॉइल्स का टॉपिक खत्म कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि रॉक्स और मिनरल्स अगर आपको समझ में आते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही पता करना है कि एमपी में कहाँ पे कौन से रॉक्स पाए जाते हैं। इसी के मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए मध्य प्रदेश के जीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डांसेस, लोक गायन, लोक गीत, कौन सा गीत कहाँ गाया जाता है, बसदेवा गायन कौन सा है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बोलते हैं मटकी डांस कौन सा है, आपका राई कहाँ पे है, फिर आपका क्या बोलते हैं कलगी तुर्रा। तो ऐसे बहुत सारे डांसेस के बारे में आपको सिर्फ अगर मैप वाइज भी जाएंगे ना, जिसके बारे में हम दिखाएंगे भी, तो उतना उतना भी पढ़ लेंगे ना तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसी तरीके से उनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मांडू में जितने भी आपके वो मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जहाज महल है, हिंडोला महल है, फिर आपके पचमढ़ी में कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, आपके भीमबेटका की गुफाएं हैं, सांची स्तूप है, और आपका खजुराहो के मंदिर हैं।
तो इन सब के बारे में सवाल आते हैं। इसी तरीके से इंस्टीट्यूट्स कौन से एस्टेब्लिश हुए हैं, मध्य प्रदेश स्टेट प्लानिंग बोर्ड कब हुआ है, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन कब हुआ है, फिर आपका फाइनेंस कमीशन कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है, कौन कौन से स्टेडियम्स हैं, कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। पॉलिटी से क्वेश्चन जैसे आएगा, पर्टिकुलरली पंचायत राज उनका फेवरेट है, या पूछ लेंगे कि चीफ मिनिस्टर कौन थे प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे, गवर्नर कौन कौन की टाइमलाइन पूछ लेंगे। तो यहाँ पे नाम पूछे जाते हैं, तो आपको उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, जो पूछा जाता है वही पढ़ेंगे। इसके अलावा ये पढ़ने लगे कि नाम पढ़े नहीं और चले गए, तो फिर आप एमपी के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है कि एग्जाम फैक्ट बेस्ड है। फिर इसी तरीके से देखिए इंस्टीट्यूशन एंड हेडक्वार्टर की करंट अफेयर में जाएंगे तो इंस्टीट्यूशन एंड हेडक्वार्टर पूछे जाएंगे। कई बार तो ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे एस्टेब्लिश है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एमपीपीएससी के पिछले वाले पेपर में उन्होंने 4 क्वेश्चन सिर्फ इंस्टीट्यूट से ही पूछ लिया कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अवार्ड्स, अवार्ड्स में भी आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एक तो एमपी के खास अवार्ड जो गवर्नमेंट देती है उनके बारे में पता करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है, आपके तानसेन सम्मान किसको मिला है, ठीक है, कालिदास सम्मान किसको मिला है। इसी तरीके से बुक्स एंड ऑथर, इसमें जो इस ईयर की बुक्स हैं और जो फेमस बुक्स हैं, बस उतना ही आपको पढ़ना है। अगर आप सोचो कि मैं पिछले साल की भी देख लूं या दूसरे कहीं से देखूं, कोई और बुक्स देखूं, तो आप याद कर ही नहीं सकते उतना, उतनी आपकी हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं होती। इंटरनेशनल डेज हैं, हर महीने के कम से कम 4-4 5-5 दिन जो हैं उनकी थीम्स हैं, वो आपको याद करनी पड़ेगी। पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी डेज हैं उनकी थीम्स के बारे में आपको याद करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में जो टर्म्स होते हैं वो एक टेबल है, आप उसको पढ़ लीजिए कि कौन कौन से टर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूज एंड एडवांटेज। और स्पोर्ट्स में किसी ने कौन सा अवार्ड जीता है, किसको अवार्ड दिया गया है। क्रिकेट इनका बहुत पसंदीदा खेल है। और टेनिस, इस और पीछे जो मैंने 3 गेम्स बताए मल्टी लेवल ओलंपिक्स, इसके बाद ही आप कुछ और पढ़िए। ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने इकोनॉमी सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, किसी करंट अफेयर से रिलेटेड स्कीम्स पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको स्कीम्स 2 टाइप में पढ़नी पड़ेगी, 2014 से पहले क्योंकि मोदी जी नहीं आए थे, और 2014 के बाद मोदी जी ने भी जितने चेंजेस लाए हैं। मेजर इंडस्ट्रियल जोन्स कौन से हैं, इसमें आपका एमपी भी आ जाएगा। महारत्न कितने हैं, नवरत्न कितने हैं, पर्टिकुलरली महारत्न क्योंकि जो लिमिटेड है 14 है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। कौन सा कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है, एफडीआई एफपीआई क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका टॉपिक है वो है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें वो आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ है, कितने बैंक्स का कब नेशनलाइजेशन हुआ है, बैंक्स के अलग अलग टाइप क्या होते हैं, इनके बारे में सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आप अन्नपूर्णा स्कीम कब लॉन्च हुई है। अब ये आप करंट अफेयर में भी डाल सकते हो, या सिंपल स्कीम्स में भी डाल सकते हो, या फिर आप ये आपका टॉपिक क्या हो जाता है, इकोनॉमिक्स का हो जाता है। नेशनल इनकम का काउंटिंग कर रहे हैं कि भाई जीडीपी क्या होता है, ठीक है, जीएनपी क्या होता है। इसी तरीके से इंस्टीट्यूट्स, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब बना है, एफएसएसएआई कब बना, तो इनके बारे में या इनका पर्पस पूछ लेते हैं कि किस लिए बना है। तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है, एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, कौन से सेक्टर में एफडीआई एफपीआई क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं कि एसएलआर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी रेशियो। फिर इसी तरीके से रेपो रेट क्या होता है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या होता है, आरबीआई का क्या रोल है इसमें, क्यों किया जाता है, महंगाई रोकने के लिए किया जाता है, इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको, तो महंगाई रोकने के लिए होता है। तो ये सब चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो फाइनली मैं जो बताना चाहता हूँ कि आप स्कोप देखिए यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने 2 चीजें कर ली, थीम्स समझ ली, और थीम्स में भी किस लेवल पे सवाल पूछे जाते हैं वो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फाइंड कर लिए। अब ये मेरे लिए आसान होगा कि मैं अगर 120 125 थीम निकालूं और उनको इन 45 दिन में पढ़ने की कोशिश करूं या 50 दिन में कोशिश करूं पढ़ने की, तो मैं इनको पढ़ भी पाऊंगा, मैं इनको रिवाइज भी कर पाऊंगा, और वही पेरेटो प्रिंसिपल आ जाएगा कि 20% एफर्ट लगाया और 80% रिजल्ट भी आएंगे। और ये फुल प्रूफ है, इसका मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी बोल दिया। आप देख सकते हैं कि ये फुल प्रूफ भी कर रहा हूँ आपको विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब जो आपको अप्रोच अपनानी है उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लाए हैं, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। बिगिनर के लिए देखिए, पढ़ना तो आपको थीम ही है,
लेकिन आपको एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना पड़ेगा कि फर्स्ट आप जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से या प्री हिस्टोरिक साइट्स जो है स्टोन एज बोलते हैं जिस अपन उससे ही पढ़ना पड़ेगा और एंड आपको इंडिपेंडेंस पे ही होगा। तो इसके लिए क्या है कि इन्हीं थीम्स को हम लोग डिटेल्ड में लाएंगे एक सिस्टम में जिसको आप इस बिगिनर्स के कोर्स में देख सकते हैं। एक्सपीरियंस एस्पायरेंट को क्या है मैंने पहले ही बता दिया कि रिवीजन की जरूरत है और इनके लिए हम यूट्यूब सीरीज ला रहे हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो कि जो आपको डायरेक्टली किसी भी इसमें क्या होगा कि रैंडम चीजें पढ़ाई जाएंगी इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे मोस्टली फोकस करेंगे 99 पे 1919 पे और मैं ऐसा मानूंगा कि आपको दूसरी चीजें पता है। और फिर मेंस की जो तैयारी करना चाहते हैं मैंने आज अपने डिस्क्रिप्शन में मतलब थंबनेल में अपना डिस्क्रिप्शन क्वालिफिकेशन इसीलिए डाला है कि वी आर वेरी गुड फॉर मेंस के कोर्स का आपका, ठीक है। मेंस में जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे कैसे उन चीजों को टैकल करें ये सब चीजें हमने हैंडल कर रखी हैं, हमने हर टाइप के स्टेट पीसेस दे रखा है तो इसमें हम बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको। तो इसका भी हम कोर्स लॉन्च करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका एमसीक्यू और क्विजेस। मैंने कहा ना कि कुछ टॉपिक्स आपके प्रैक्टिस बेस्ड हैं उसमें आप डेली प्रैक्टिस करिए, वो आपको करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आपको फिजिकल फिटनेस रखनी है इस एग्जाम में उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है, उसी तरीके से कुछ टॉपिक्स हैं उनकी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करनी पड़ेगी। तो उसमें हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी लाएंगे और डेली हम टेलीग्राम पे क्विजेस डालने वाले हैं तो जो आपको हेल्पफुल बनाएंगे, डेली आपका एक इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होगी। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि रिवीजन सीरीज है, ये हर कोई देख सकता है, हर किसी के लिए एलिजिबल है। ये वही चीज ये जो अभी ऊपर थीम्स हमने बताई हैं इसी को एक डेली रूटीन पे हम वीडियो डालेंगे। 2 या 3 दिन में ये कोर्स हम लॉन्च कर देंगे इसका, क्योंकि चीजें एकदम सही सटीक हों उसकी हम पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो ये रिवीजन सीरीज रहेगी, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो लोक सेवा एकेडमी में आप अगर अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट अगर आपका बन रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मैं जो अप्रोच लेके जा रहा हूँ उसमें मेरा यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को क्रैक करें। रिजल्ट ओरिएंटेड सीरीज है ये सीरीज नॉलेज नहीं देना है कि सिर्फ नॉलेज ही बांट रहे हैं और आप ज्ञानी बन गए, नहीं। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ पे बात हो रही है कि आपका एग्जाम निकलना चाहिए, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।